Good morning, students. I hope you all are fine. बच्चों, आज हम अपने क्लास की शुरुआत अपने थॉट से करते हैं। हमारा थॉट है, एजुकेशन इज़ द काइंडलिंग ऑफ ए फ्लेम, नॉट द फीलिंग ऑफ ईजर। शिक्षा एक ज्योति को जलाना है, एक बर्तन को भरना नहीं। मतलब बच्चों, हमारा शरीर एक बर्तन नुमा आकार है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे मस्तिष्क को भरना नहीं है शिक्षा से। मस्तिष्क में एक ज्योति को जलाना है, जिस ज्योति से हम सब तरफ उजाला फैला सकें। मतलब अपनी अच्छी बातों को ग्रहण करके हम उससे एक ज्योत जला सकें, अच्छाई की ज्योत जला सकें। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लहासा की ओर चैप्टर पढ़ाया था। आपकी क्षितिज बुक का था। कृतिका बुक का अभी तक मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया, तो इस वीडियो में मैं आपको कृतिका बुक का फर्स्ट चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चों इस लेसन को समझाना है तो ये चैप्टर आपका लगभग 1 घंटा 35 या 40 मिनट का हो रहा है। मतलब लगभग ये आपका 90 मिनट से ऊपर का हो रहा है। इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में 2 वीडियो में बताऊंगी। 2 हफ्तों में इस लेसन को आपको पढ़ाऊंगी। एक फर्स्ट वीक में हाफ लेसन पार्ट 1 और सेकेंड वीक में हाफ लेसन पार्ट 2। इसी तरह मैं इसका होमवर्क भी भेजूंगी। पार्ट 1 में कुछ चीज़ें आपको करने के लिए कॉपी में भेजूंगी और कुछ चीज़ें आपको पार्ट 2 में भेजूंगी। आपका ये पार्ट 1 है, इसमें मैं इस जल पल्ले में आपको हाफ लेसन पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस जल पल्ले में के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव ओराई, हिंगना, जिला पुड़िया, बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा नेपाल में। मतलब इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नेपाल में ग्रहण की। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख ये सेनानी रहे। 1942 में जो आंदोलन करता थे, ये प्रमुख सेनानी उसमें रहे। रेणु ने नेपाल की सशक्त क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा इन्होंने कथा साहित्य को नया आयाम दिया। प्रमुख कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं बच्चों? इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मैला आंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे, ये सब इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ये कहानी संग्रह, कहानी के रूप में इनको लिखा है। ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज के रूप में इन्होंने लिखा है। तो बच्चों, अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये जल पल्ला लेसन जो है वो आपका बाढ़ से संबंधित है। लेखक ने यहाँ बाढ़ का वर्णन किया है, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है बाढ़ से रिलेटेड है। बाढ़ क्यों होती है, बाढ़ से क्या नुकसान है, बाढ़ से बचने के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, और ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इस तरह से ये पाठ के अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न होंगे जो आपको तैयार करने होंगे। बाढ़ क्यों आती है बच्चों? बाढ़ क्या होती है? जब कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाता है किसी क्षेत्र में तो बाढ़ आ जाती है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी आता कैसे है? इसके कुछ कारण हैं। एक तो ये कि जब बहुत ही अधिक वर्षा हो जाए, जिसे नेशनल डिजास्टर कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो जाए तब बाढ़ आती है। या फिर किसी नदी में इतना पानी भर जाए, जैसे कहीं और बारिश हो रही हो और वहाँ का रास्ता अपनी नदियों से मिला दिया गया हो और नदियाँ ओवरफ्लो हो जाएं, तो नदियों के तट वो तोड़कर बाहर पानी कवर करने लगे, तो वो बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। या फिर
कोई बांध जो नदी पे बनाया गया बांध है, उसके पानी के रोक को रखा हुआ बांध है, वो बांध अगर टूट जाता है तो भी पानी भी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। और इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत बारिश हो रही है। मुंबई वगैरह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है, उड़ीसा बिहार ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है। तो इस और वहाँ पे बहुत सी लोगों की मृत्यु के समाचार भी हम लोग को मिलते हैं जो उस क्षेत्र में बसे। तो देखिए लेखक क्या कह रहा है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। ये कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि बिहार के ऐसे इलाके में वो रहते हैं, ऐसे गाँव पे रहते हैं, ऐसी जगह पे उनका घर है जहाँ बाढ़ आती है, नदियाँ भर जाती हैं, पानी भर जाता है। बाढ़ आती है तो ऐसी स्थिति में उनका जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है। तो वो कहते हैं कि मेरा गांव ऐसा इलाके में है, ऐसी जगह पे जहाँ असल पश्चिम पूरब मतलब पश्चिम पूरब और दक्षिण साउथ की बाढ़ से प्रभावित लोग वहाँ पे आकर शेल्टर लेते हैं, मतलब पनाह लेते हैं, आश्रय लेते हैं। कोशी एक नदी का नाम है, पनार एक नदी का नाम है, महानंदा और गंगा भी एक नदी है। सावन भादो में, सावन का महीना, भादो का महीना बरसात का होता है जैसा आप जानते हैं। तो ये हिंदी महीनों के नाम है, ये भी आप जानते हैं, सावन भादो। सावन भादो में जब ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती क्या होती है, एक लैंड होती है जहाँ पर खेती होती है, लेकिन उसे बीच में 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है उसकी उपजाऊता को मेंटेन करने के लिए। ये बंजर नहीं होती है, लेकिन उस समय पे कुछ समय के लिए इसको हम इसे बिना खेती के छोड़ देते हैं, तो उस ज़मीन को पड़ती कहते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड। तो सावन भादो के समय में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर जब हम ट्रेन से गुजरते हैं, सफ़र करते हैं, तो वहाँ खिड़कियों से देखते हैं, इन क्षेत्रों से गुजरते हुए देखते हैं कि जो आसपास के जो धरती है वो सपाट है, फ्लैट है, विशाल है। उस पर ऐसी धरती पे गाय, बैल, भैंस, बकरी के हजारों झुंड देखते हैं। मतलब इतने सारे जानवरों को देखकर हम लोग देखते हैं इकट्ठा यात्रा करते समय, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं किसी एरिया में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ बहुत भयंकर है। जो सारे जानवर हैं उन्होंने भी जो समतल भूमि पर पड़ती क्षेत्र में आकर शरण ले ली है। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह, और लेखक कहना है कि मैं ऐसे जो लैंड है, ऐसी जगह है जहाँ पे पानी कम होता है, तो वो कह रहे हैं कि पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मतलब अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। मतलब मैं तैरना नहीं जानता क्योंकि जहाँ पे नदी पोखर होते हैं, नहरें होती हैं, उन क्षेत्रों में जो क्या होता है कि नदी तालाबों में नहाते हैं तो तैरना खुद ही सीख लेते हैं। लेकिन लेखक का जन्म ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पर इस तरह की ज़मीन थी, पड़ती क्षेत्र था, तो उनको तैरना भी नहीं आता था, स्विमिंग नहीं आती थी। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, ये कह रहे हैं कि 10 साल की उम्र में ये जो फ्लड रिलीफ कैंप होते थे वहाँ जाके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और पिछले साल तक ये जब तक लिख रहे थे 1967 तक की फ्लड का ये वर्णन करना है, तो यानी ये 1967 की बात है, उससे पिछले साल मतलब 1966 यानी 1966 में वो 10 वर्ष के थे तब इन्होंने वहाँ पे काम किया था। स्काउट कैंप में स्काउट बॉय बन के, कभी स्वयं सेवक बन के जाते थे, कभी राजनीतिक कार्यकर्ता बन के जाते थे, कभी रिलीफ वर्कर बन के जाते थे, और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी काम करते थे, लोगों की हेल्प करते थे। और लिखने की बात, और बाढ़ पे उनको लिखने का भी अनुभव है, वो बता रहे हैं।
हाई स्कूल में बाढ़, जब वो 10th में थे तो उन्होंने बाढ़ पर लेख लिखा था और उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और बता रहे हैं कि धर्मयुग एक फेमस हिंदी की मैगज़ीन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेटा लर्न कर लेना। जो इनमें भी कोई एडिशन लिखा था इन्होंने कथा दशक के अंतर्गत, उसमें भी बाढ़ की पुरानी कहानियों को नए पाठ के साथ इन्होंने भेजा था छपने के लिए, और वो भी छपी थी। जय गंगा 1947 में छपी थी। डायन कोसी रिवर का नाम है। तो जो मतलब जो अच्छा नहीं करती हमेशा बुरा करती है, ऐसा नाम है नदी का, जो उन्होंने 1948 में भी लिखा था। अड्डियों का पुल 1948 में। आदि चिटपुट रिपोर्ट्स के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। कहने का अर्थ है कि बहुत सा उन्होंने बाढ़ के विषय में लिखा है और अपने उपन्यास में उन्होंने बाढ़ का जिक्र कहीं ना कहीं किया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, मतलब गांव के अंदर रहते हुए आप वहाँ पे नागरिक हैं जो वहाँ पे रहते हुए हैं, वो बाढ़ से घिरने का उन्हें जो अनुभव है, उस अनुभव को उन्होंने भोगा है, वो 1967 में उनको भी हुआ। ऐसा कुछ हुआ कि मतलब वहाँ पे भी बाढ़ आई और उनको ये अनुभव हुआ। सन 1967 में पटना शहर में उनको ये बाढ़ से रिलेटेड अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी आंखों के सामने बहते हुए झोपड़ियों को देखा। ये सब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा दृश्य उस समय किस तरीके से था, इस तरह से आगे बता रहे हैं वो। और 1967 में जब ये घटना हुई, ये घटना कैसे हुई ये बता रहे हैं कि 18 घंटे की लगातार बारिश हुई थी। अविराम वृष्टि मतलब लगातार वृष्टि, मतलब बिना रुके जो लगातार पानी वर्षा है, उसके कारण पुनपुन का पानी, पुनपुन एक नदी का नाम है जो एक सहायक नदी है गंगा की, और काफ़ी इसकी महत्ता है। बिहार में इसकी काफ़ी महत्ता है। जो पुनपुन का पानी है वो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। ये सब मतलब वहाँ के नगर हैं, उनमें जो निचले हिस्सों में ये सब है वहाँ पे घुस आया था, क्योंकि निचले हिस्से में पहले पानी आएगा। तो जो पानी जब फ्लो करता है तो वो लो लेवल पे पहले भरता है, तो निचले हिस्से जो थे उन पे पानी का असर पहले पड़ा था, उनमें पानी पहले घुसा था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, अर्थात उन्होंने कहा है मुझे बाढ़ का एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव हुआ है। शहरी आदमी की हैसियत से, क्योंकि ये शहर में रहते थे और शहर वगैरह में बाढ़ इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि इतना वो गांव देहाती नदियों के किनारे बसे होते हैं, वहाँ पे पानी आता है, वहीं पे उन लोगों को अनुभव होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि शहर के में रहने वाले आदमी की हैसियत से मैंने बाढ़ को किस तरह से अनुभव किया, मैं आगे बताएंगे। तो इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, जब हमने सुना कि बाढ़ का पानी पटना शहर में आ रहा है, तो पटना का जो पटना बिहार की कैपिटल है, तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। मतलब जो वेस्टर्न एरिया जो था, मतलब छाती तक, मतलब अगर आदमी खड़ा हो तो छाती तक उसके पानी आ गया था, चेस्ट तक पानी आ गया था। तो हमारे घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। जैसे जो जो ज़रूरी सामान है, लोग क्या कहते हैं कि पानी में ना डूब ना पाए, इसलिए उसको इकट्ठा करने लगते हैं। मतलब जो जैसे जहाँ पे वो ऊपर थोड़ा शेल्टर लेने जाते हैं तो वो इतना ईंधन लेके जाते हैं। ईंधन खाना वाना बनाने के लिए काम आता है। आलू काफ़ी समय तक टिकता है, इसलिए आलू को वो लेके जा गए। मोमबत्ती दी, या अंधेरे जैसे बाढ़ आने से, जब भी बाढ़ आती है तो लाइट चली जाती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक पोल्स जो है अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो करंट पानी में उतर जाएगा।
तो इसलिए उस समय उसको बंद कर दिया जाता है। तो जैसे बाढ़ वगैरह कहीं आती है तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है। तो इसलिए ये अंधेरे में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती, दिया सलाई उनको चाहिए ही। तो ये सब चीज़ें लेके गए। पीने का पानी है। और कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट एक ऐसी गोलियाँ होती है जो नींद लाने की दवाई होती है। ये मतलब ऐसे डॉक्टर से लिखा के सिंपली लेना पड़ता है। तो उनको शायद हो सकता है लेखक को नींद ना आने की बीमारी हो, इसलिए इन्होंने कंपोस्ट की गोलियाँ लेके गए और प्रतीक्षा करने लगे। किसकी प्रतीक्षा करने लगे? किसका इंतजार करने लगे? बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब ये पहले से प्रिपेयर हो गए थे कि हमारे इलाकों में भी पानी आ सकता है। और उनको खबर मिल गई थी कि आसपास के एरिया में पानी आ गया है और इधर भी पानी आने वाला है। तो इन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी, क्योंकि दूसरा कोई बचने का रास्ता ही नहीं था। क्योंकि कई रास्ते होते हैं तो जो गवर्नमेंट ऐसे अरेंजमेंट करती है, बसें लगाती है, नाव वगैरह जैसे सेफ करती है, सेफ एरिया में ले जाती है नाव से। तो यहाँ पे इस समय ऐसा कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो बचने का और कोई रास्ता नहीं था। तो इन्होंने पहले पूरा सामान इकट्ठा किया, फिर उसके बाद ये इंतज़ार करने लगे कि बाढ़ अगर थोड़ी आई, पानी थोड़ा आया तो बच जाएंगे, और ज़्यादा आएगा तो छत पे चले जाएंगे, जो मतलब ऊंचाई पे है जो भी लेवल, उस पे चले जाएंगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। मतलब वो जो है कि वो सब और दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से गिर गया है। मतलब गोलघर एक जगह है जो वहाँ पे अनाज वगैरह संग्रह होता था, संग्रह होने के लिए बनाया गया था 1700 के आसपास, सन 1700 के आसपास। तो वो अब तो वो जगह घूमने फिरने की है, तो वो जगह भी जल से घिर गई है। ये सूचना बांग्ला में भाषा में उन्हें मिली थी। किस भाषा में मिली थी? जानो गोलघर डूबे खींचे, गोलघर डूब गया है। और 5 बजे जब लेखक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकले, कॉफ़ी हाउस वो कॉफ़ी पीने के लिए नहीं जा रहे थे, शहर का हालचाल मालूम करने के लिए जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने इसे ब्रैकेट में निकला और रिक्शा लेकर उन्होंने कहा कि कॉफ़ी हाउस चलो। तो उसने हंसकर कहा, कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अब तक पानी आ गया होगा। चलो चलो, पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। लेखक बहुत जिज्ञासु थे, उनको बहुत उत्सुकता हो रही थी कि देखे कैसे पानी घुस गया, कैसे आया पानी। तो रिक्शे पर वो बैठ गए। उनके साथ उनके कवि मित्र भी थे। तो उन्होंने लिखा है कि साथ में एक नई कविता के एक्सपर्ट थे, जो आधुनिक कविता के एक्सपर्ट थे, वो आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, जो मेरी बातों से कभी बोर नहीं होते थे। और उनकी बातें कैसे होती थी? कंटिन्यूस, लगातार वाली बातें होती थी, अनर्गल, बिल्कुल मतलब बिना सिर पैर की बेतुकी बातें होती थी जिनका कोई लॉजिक नहीं होता था। अनगढ़, जो टेढ़ी मेढ़ी बातें होती थी, उल्टी पुल्टी बातें होती थी, उल्टी पुल्टी बातें होती थी, तो उनको कहते हैं अनगढ़। गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी मतलब वो हमेशा अपने बारे में बात करते रहते थे, मतलब अपने बारे में बात करते रहते थे। तो ऐसी बातें से कभी बोर नहीं होते थे। वो मित्र भी उनके साथ थे, उनका नाम उन्होंने इसमें नहीं दिया है। अब अगले पेज पे देखिए, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, टमटम क्या होता है? घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे लोग पानी देख के लौट रहे थे। सबको उत्सुकता थी, क्योंकि पहली बार शायद वहाँ पे बाढ़ आ रही होगी, तो सबको उत्सुकता थी कि पानी कहाँ तक आया है। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा लेखक को नज़र आ रही थी, कि उत्सुकता नज़र आ रही थी कि पानी कहाँ आ गया है, पानी कैसे आ गया है, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर जो लौट रहे हैं लोग, उनकी क्या बातचीत हो रही है? फेजर रोड पर आ गया है, आ गया क्या, पार कर गया, वहाँ तक पहुँचा नहीं, वहाँ से भी आगे निकल गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड,
इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, मतलब वो सब पानी में डूब गया है। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी, मतलब पानी का जो लेवल है वो चेस्ट तक है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, मतलब वीमेंस कॉलेज पास इतना पानी कि व्यक्ति उसमें डूब ही जाए। आ रहा है, आ गया है, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया, ऐसी ही बातें लोगों की बातचीत में उन्हें सुनाई दे रही है। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शकल, एक जो थ्रेड होता है मोटी डोरी की शकल में गेरुआ ऑरेंज कलर का झाग फेन में, मतलब जो पानी का फ्लो होता है उसमें उलझा पानी तेज़ी से सरकता आ रहा था। आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कि जैसे समुद्र के पास जाओ तो देखते हैं कि लहर आ रही है तो उसमें बहुत झाग सा बनता है, इसी तरह से उसमें भी वैसा वैसा ही दृश्य कुछ था। मोटी डोरी की शकल में पानी, झाग वाला पानी किस तरीके से तेज़ी से आ रहा है, तो वही उन्होंने बताया है कि वो सरकता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। तरल 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 कहते हैं लिक्विड को, दूध मतलब मैसेंजर, मतलब लिक्विड मैसेंजर, मतलब लिक्विड मैसेंजर और डेथ, इसका मतलब है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इसी तेज आते हुए पानी ने ना जाने कितने लोगों, जीव जंतुओं, इंसानों की जान ले ली है। मृत्यु का दूत है, मृत्यु का संदेशा लेके आया है, क्योंकि जब यह दूत क्या होता है, मैसेंजर होता है, तो मृत्यु का खबर लेकर आया है, मतलब मृत्यु का संदेश लेके आया है सबके लिए, क्योंकि इसमें लोग डूब जाएंगे, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये मृत्यु का दूत है। आतंक के मारे, डर के मारे, अपनी मौत को सामने देखते हुए, कोई भी इतनी तेज़ प्रभाव होता है, पानी का फोर्स होता है कि अच्छे अच्छे जो तैराक होते हैं वो भी तैर नहीं पाते पानी की फोर्स के आगे। वो बड़ी बड़ी इमारतें वो भी ढह जाती हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा, अगर फ्लड को आपने सर्च किया होगा तो आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, मतलब अचानक जुड़ गए और डर के साथ जुड़ गए, और प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्पष्ट सब निकले। अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट, मतलब जो कि क्लियर ना हो। हाँ, मन में वो बहुत सोच रहे थे कि मैं बहुत ही कायर और डरपोक हूँ, मुझे डर लग रहा है, वो मन में ये सोच रहे थे। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाला कहता है चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चल के देखते हैं कहाँ तक पानी पहुँचा है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है। बिजली वाला करंट नहीं, वे मतलब लहर का जो है वो बता रहा है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वालों से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे आगे नहीं जाना, तुम यहीं से लौटा लो, उसने विनती करते हुए लेखक ने कहा। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो भी बंद है, मतलब वो भी बंद था, देखिए ब्रैकेट में लिखा है, और उसके बगल में से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। अभी पानी आ रहा है, भर रहा है। पानी की इस तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ, जो मतलब परछाई है, जो शैडो है, जो एडवर्टाइजमेंट लगे हैं उसकी परछाइयाँ हैं जो उस विज्ञापनों की, ऐसी लग रही थी उस पानी पे जैसे कि सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर हो रही हो। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कलरफुल स्नैक्स जो हैं, सांप जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, उनकी परछाइयाँ नज़र आ रही हों, मतलब उनको डर लग रहा था। इस तरीके से जो लहरें हैं, रंगीन लहरें हैं, तो उनको सांप की तरह दिखाई दे रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हज़ारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन, मतलब दशहरा के दिन क्या होता है, रामलीला होती है। राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, रामलीला जो देखने आते हैं,
तो गांधी मैदान में रामलीला उस समय होती होगी, तो उसी की बात वो बोल रहे हैं। उतनी ही भीड़ वहाँ पे है जितनी भीड़ रामलीला के रथ की प्रतीक्षा में लोग को करते उन्होंने देखा है, उतनी ही भीड़ आज उन्हें दिखाई दे रही है, उससे कुछ कम नहीं है। गांधी मैदान के आनंद उत्सव। गांधी मैदान कहीं रामलीला ग्राउंड होता है, कहीं पे गांधी मैदान है, इस तरह से दशहरा मैदान होता है। इस तरह से बड़े बड़े मैदान जो हैं लोग सेलिब्रेशन करते हैं, आनंद सभा सम्मेलन करते हैं, खेलकूद करते हैं। तो ये सारी यादें थी, धीरे धीरे उनकी स्मृतियाँ गहरू रख के कवर है, तो आच्छादित हो रहा है, मतलब उससे कवर हो रहा है, मतलब गांधी मैदान में भी पानी भर रहा है। तो सारी उनको जो जितने भी इवेंट्स होते थे उन्होंने इन मैदानों में होते हुए, सेलिब्रेशन होते हुए देख रहा है, तो वो उनकी यादों पे एक पानी सा फिर रहा है। एक गेरुए रंग का, मतलब केसरिया सेफ्रन कलर होता है, तो वो हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। मतलब उनका ये अनुभव बिल्कुल नया था। पानी फिरते देखना मतलब असफल हो जाना का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे पानी फिरने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी सना शना धीरे धीरे पानी आ रहा है और पानी उसको डुबो रहा था। धीरे धीरे हरियाली, जो हरा रंग दिख रहा था, पेड़ पौधे दिख रहे थे, वो भी पानी में डूब रहे थे। ऐसा देखना उनके लिए नया अनुभव था। इसी बीच एक अधेड़ मुश्तन और पहलवान की तरह और गवार जो गांव का हो जैसे जोर जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, मतलब जब पटना के जो लोग रहने वाले बाबू लोग थे, तो जो शहर में रहते हैं उनको बाबू लोग बोलते हैं, गांव वाले, तो वो कह रहे थे कि जब दानापुर डूब रहा था तब तो ये लोग देखने भी नहीं आए। अब देखो यहाँ पे सब आके खड़े हो गए हैं देखने के लिए। मैम ने अचार कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, देख लियो, यही है वो आम आदमी जिसकी, मतलब ये आदमी उस आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हुआ लगा कि जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती रहती है। मतलब लेखक जो कवि होता है वो आम जनता से जुड़ी बातें, समस्याओं से जुड़ी बातों को ही लेख लिखते हैं जिससे उनको प्रसिद्धि मिल सके। तो वो कहते हैं कि यही वो आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में, हर लिटरेचर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस में होती है। मतलब ऐसे ही आदमियों की, लिखने वालों को खोज होती है। इसके वक्त में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि उन सभी का मतलब लोगों का ये प्रतिनिधित्व करता हुआ ये दिख रहा है, क्योंकि इस आदमी ने इस तरह से कहा कि मतलब कोई भी दानापुर में जब बाढ़ आया था तो शहर वाला कोई भी नज़र नहीं आया था, आराम से बैठा हुआ था, और इस समय जब इन्हीं के शहर में बाढ़ आई तो अब ये अपने देखिए कितना परेशान है, कितना उसको देखने के लिए खड़े हैं। तो यही बात वो समझते हुए कवि मित्र से कह रहे हैं। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से, आकाशवाणी पहले ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी चलती थी, तो पटना जो उसका केंद्र था, तो इससे स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था, लोकल न्यूज़ मतलब प्रसारित हो रही थी। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पान के दुकानें जो होती हैं, जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे रेडियो चलता रहता है, लोग सुनने के लिए आते हैं। तो स्पेशली पान की दुकान पे लोग स्पेशली पान खाते हैं, टाइम पास करते हैं, बहुत बिहार में ये सब कॉमन है। तो पान की दुकान के सामने खड़े थे लोग और समाचार सुनने को उत्सुक थे। उत्कर्ण मतलब सुनने को उत्सुक थे। तो पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और
वहाँ पे न्यूज़ में बताया रहा है कि पानी जो प्रसारित कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनके स्टूडियो तक, सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, मतलब किसी समय भी उनके स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ये समाचार तो दिल दहलाने वाला था। लेखक का तो कलेजा धड़क उठा। लेखक बहुत डर गए ये न्यूज़ सुनकर, उनका कलेजा धड़क उठा। मित के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। उसका मित्र भी घबरा गया, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। मतलब फिर हम तुरंत सहजता ले आए, मतलब नॉर्मल होने की कोशिश करने लगे, प्रयास करने लगे कि हम नॉर्मल दिखें। अंदर से तो बहुत डर गए थे, लेकिन हम, क्योंकि हमारे चारों ओर कोई परेशान नहीं नज़र आ रहा था, और हम जो हैं घबरा रहे थे। तो पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। लेखक अपने में और दूसरे लोगों में अंतर बता रहे हैं। आज वो अधिक उत्साहित थे, क्योंकि आज वो ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, थोड़ी दुकानों में हलचल थी, क्योंकि कुछ परेशानियाँ थीं, क्योंकि नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, क्योंकि दुकानों में सामान भरा होता है और अगर पानी नीचे इलाकों में आ गया तो पूरा सामान ख़राब कर देगा। तो दुकान वाले क्या कर रहे थे, जो नीचे सामान था उसको नीचे के से उठा के ऊपर के लेवल पे कर रहे थे, सामान को रखा जा रहा था। तो बाढ़ की तैयारी तो ऐसे ही करेगा इंसान, की नीचे का सामान ऊपर रखेगा, बचने की कोशिश इंसान करता है। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पे सामान लादे जा रहे थे। जिसको मौका मिल रहा था वो उछले इलाकों में अपने सामान को लेके जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, खरीदना बेचना बंद हो चुका था। पान वालों की अचानक बिक्री बढ़ गई थी। जो पान वालों की जो सेल थी वो अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि पान वालों के दुकानों पे लोग टाइम पास करने के लिए आ रहे थे और पान खाते थे, अपने बातें बनाते थे, समाचार सुनते थे, एक दूसरे से खबर लेते थे, तो इसलिए वहाँ पे बिक्री बढ़ गई थी। आसन संकट से, आसन मतलब जो पास है, पास आया हुआ संकट, जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, उस संकट से, उस परेशानी से कोई भी आतंकित नहीं दिख रहा था, कोई भी प्राणी उसको डरा हुआ नहीं लग रहा था लेखक को। लेखक खुद अपने आप को केवल डरा हुआ मान रहे थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच में हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुहर्रम का जो मातम जो होता है, उस समय दुखी चेहरा हो जाता, वैसा ही चेहरा, उनकी शक्लें भी वैसी ही लेखक को की हो रही थी। और जितने लोग वहाँ खड़े थे, मतलब आदमकद आईने मतलब फुल साइज मिरर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने लोग खड़े थे उनमें हम केवल लेखक की ही शक्ल ऐसी थी जो केवल घबराई हुई और दुखी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते थे, मतलब लोग मजाक बना देंगे कि देखो कैसे बुज़दिल हैं, इनको हुलिया देखो, ये तो कितना डरपोक हैं, कायर हैं। क्योंकि वहाँ पे ऐसी बातें वहाँ पे चारों ओर उछाली जा रही थी कि एक बार डूबी जाए, आए पानी और डुबा दे, धनुषकोटी की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। धनुषकोटी एक जगह का नाम है जो पूरी तरीके से वहाँ डूब गई थी, और पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। कुछ तो ये कह रहे थे सब अच्छा है, डूबा जाए सारा पाप धुल जाएगा, मुक्ति मिलेगी। कुछ लोग कह रहे थे चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, जो होगा देखा जाएगा। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? अरे भाई, यही माकूल मौका है, यही सही मौका है कि किस बात का, इनकम टैक्स वालों को एंड इसी मौके पर काले कारोबार क्यों घर पे छापा मारना चाहिए, रेड डालनी चाहिए। मतलब तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। लेकर बता रहे हैं असामी बमाल कह रहे हैं कि इनकम टैक्स वालों को इस मौके पे छापा क्यों मारना चाहिए जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया होगा, जो भी महत्वपूर्ण सामान उनका होगा, तो इस समय अगर वो छापा मारेंगे
तो उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा आसानी से, वो उसको रेड करेंगे तो आसानी से उनको मिल जाएगा। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की बातें हो रही थी वहाँ पे। राजेंद्र नगर चौराहे पे मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत पत्रिकाएँ पूर्वता बिछी हुई थी। वहाँ जो भी मैगज़ीन थी, न्यूज़पेपर थे, मैगज़ीन कॉर्नर राजेंद्र नगर चौराहे पे था, तो वो पहुँचते हैं। उन्होंने सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूँ, मतलब डोज कहते हैं, मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि वो चाह रहे थे कि इतनी पत्रिका ले लें कि एक सप्ताह जो है उनकी रीडिंग की डोज है, मतलब पढ़ने की डोज है, वो उनके साथ आ जाए। कहने का मतलब है कि उनको पढ़ने का बहुत शौक़ होगा और पूरे सप्ताह की भर की पत्रिकाएँ वो लेने के लिए वहाँ पहुँचे। क्या क्या ले लूँ? यह एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली पत्रिकाएँ हैं या योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मतलब वो सोचे क्या ले लूँ, कि योग सिखाने वाली किताब ले लूँ। मुझे इस तरह की किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा और किताबों को छोड़कर क्या लेके आया, कई हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी सिने पत्रिकाएँ लेकर लौटा। सिने पत्रिकाएँ मतलब फिल्म मैगजीन लेकर। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे, मित्र की सुधि लेगा। मतलब वो कह रहा है कि पता नहीं क्या हालत होगी कल, और जो भी बाढ़ में फंस जाएगा, जिसके एरिया में ज़्यादा पानी होगा, जिसके क्षेत्र में ज़्यादा पानी आ गया होगा, वो जिसके क्षेत्र में कम पानी आया होगा उस कम वाले की मदद ले लेगा वो। अगर तुम्हारे यहाँ कम पानी होगा तो मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा, और मेरे यहाँ कम पानी होगा तो तुम मेरे यहाँ आ जाना। फ्लैट में पहुँचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुँच चुकी थी। अब अनाउंसमेंट होती है जब भी नेशनल डिजास्टर होती है या किसी तरह की भी आपदा आती है, तो इस तरह के अनाउंसमेंट होते रहते हैं। जनसंपर्क जब लोगों से संपर्क करते हुए गाड़ियाँ होती हैं, जो अनाउंसमेंट होते हैं, उसमें हमारे गोलंबर के पास जो एक एरिया था, उसका गोलंबर था, उसके पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई घूमती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती थी। मतलब 4 बार वो घूमती थी। मतलब कि जैसे सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ियाँ यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती हैं, और जो पुकार वो कैसी होती थी, भाइयों भाइयों भाइयों, इस तरीके से वो एक मस्त जवान रिक्शा चालक है, वो अक्सर इस बात का फ़ायदा उठाता था। वो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचा देता था और लौट समय गोलगंबर के पास अलाप उठता था, गाना गाने लगता था, सुन मेरे बंधुरे एन सुन मेरे मोरे मितुआ। इस तरह से वो गाना गाने लगता था। उसको पता था कि एक बार जो वो गाएगा वहाँ पे यहाँ पे गूंजेगी आवाज़ उसकी। गोलंबर के पास से जो जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि करीब आने का करीब है, रात्रि के करीब 12 बजे तक मिडनाइट में राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। उन्होंने जैसे ये 3 शब्द बोले सावधान हो जाएं, वैसे ये आवाज़ गूंजी हुई सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा कि मतलब मैंने अपने जो घर की स्वामिनी मतलब अपनी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है। गैस जो हम कुकिंग गैस इस्तेमाल करते हैं, बस उसी का डर है, बस ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होती कि कुछ पता नहीं चलता है कि कितनी गैस इसमें बची है कितनी नहीं बची है, लेकिन अंदाज़ा होता है कि 1 या 2 दिन चलेगी। फिर उन्होंने कहा कि कोयला है, मतलब अंगीठी जिसे चला सकते हैं, स्टोव है, मतलब जिसमें तेल डाल के हम जलाते हैं। आजकल के पीढ़ी के बच्चे तो स्टोव वगैरह नहीं जानते हैं। जब गूगल में आप सर्च करोगे तो स्टोव आप देखोगे कि उसमें तेल डालते हैं, पंप करके उसको जलाते थे। जब गैस वैस नहीं थी तो उसको हम जलाते थे, स्टोव को, अंगीठी को। फ़िलहाल बहुत हैं, बाढ़ का यही हाल है। मीटर वूटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आधम के लेखक ने कहा।
कि केरोसिन ऑयल जो है वो मिट्टी का तेल जो है वो भी काफ़ी है। तो उन्होंने कहा, लेखक ने अपनी पत्नी से। तो वो अपनी सारी तैयारी कर रहे थे, मतलब सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। प्लाग के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मतलब ये सावधानी पूर्वक ये काम करने लगे कि ये अनाउंसमेंट हो रहा था, उस वजह से। फ्लैट के नीचे की मेरी दुकान है, दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि उन्होंने जला दिया है तो उनका उस से एक धुआं उनके कमरे में भर गया है। तो उनके कमरे में धुआं भर गया था, जो उसने कागज़ इकट्ठे करके थे उसे जला दिया था। सारा जहर जगा हुआ था, क्योंकि घोषणा हो गई थी कि पानी घुसने की उम्मीद है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीन मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ ये सब जगहों के नाम हैं। ये बता रहे हैं कि इन सब जगहों से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा, जहाँ लेखक रहते हैं। सोने की कोशिश करता हूँ। लेखक सोने की कोशिश करते हैं कि सो जाएं, जब तक पानी आएगा तो थोड़ी सी तो नींद तब तक ले लें, लेकिन नींद आएगी भी नहीं, पता नहीं। कंपोस्ट की टिकिया अभी नहीं, मतलब वो कहते हैं कंपोस्ट की टिकिया अभी नहीं लूँगा। कुछ लिखूं, क्या लिखूं? अब लेखक सोच रहा है कुछ लिखूं ही, कविता लिखूं या शीर्षक क्या लिखूं उसका? अगर कविता लिखूं तो बाढ़ या आकुल प्रतीक्षा। ये बाढ़ आकुल प्रतीक्षा मतलब कि बाढ़ आने की प्रतीक्षा, मतलब कविता का शीर्षक क्या लिखूं मैं? तो धत अपने ही विचारों को वो खारिज कर दिया उन्होंने। नींद नहीं, मतलब उनको नींद नहीं आ रही है, स्मृतियाँ आने लगी, मतलब उनको याद आने लगे एक एक चलचित्र के बेहतरीन दृश्यों की तरह। जैसे चलचित्र चलने लगता है तो वीडियो चला दो तो सीन्स आने लगते हैं एक के बाद एक, तो इस तरह से जो चित्र चलने लगा उनके दिमाग में एक के बाद एक। कभी कोई दृश्य आ जाता, कभी मतलब, तो इसी तरह से वो उनके दिमाग में ऐसे चित्र आने लगे। 1947 की मनिहारी, तब पूर्णिमा ज़िले में थे, अब कटिहार ज़िले में है, के इलाके में गुरुजी के साथ, मतलब स्वर्गीय उनके जो गुरुजी थे सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। मतलब ये सब वो याद कर रहे हैं, और चारों ओर पानी पानी था। दूरी द्वीप जैसा बालचर दिखाई पड़ा, तो एक आइलैंड की तरह दिखाई पड़ा। तो हमने कहा चलो वहाँ चलकदमी कर लेते हैं, और नाव में बैठे हैं, उससे पैर हमारे टेढ़े हो गए, चलो उसको सीधे कर लें। तो उनके गुरुजी भादुड़ी जी ने कहा, हे सावधान, ऐसी जगहों पे कदम रखने से पहले ये ध्यान रखना कि वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में तुम्हें मिलेंगे। पानी जब भरता है, बाढ़ आती है, तो हर जगह पहाड़, सांप चींटी, सांप बिच्छू, सबके सब जो हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये द्वीप जो है ये सुरक्षित स्थान है, तो यहाँ पे हर तरह के जीव यहाँ पे मिलने की उम्मीद है, हर तरह के प्राणी के मिलने की संभावना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं बहुत ध्यान से तुम वहाँ पे कदम रखना, क्योंकि वहाँ सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, चींटे भी हो सकते हैं। तो भादुड़ी जी की हिदायत, यह जो है इंस्ट्रक्शंस था कि हर नाव पर मतलब जहाँ पे ये रहते थे बाढ़ से फंसे लोगों की, तो हर नाव पे ये पका ही घाव, जो मतलब बहुत देर दिनों तक पानी में रहते हैं या पानी में चल के पहुँच रहे होते हैं, तो पैर की उंगलियाँ सड़ जाती हैं, तो उसे पका ही घाव को कहते हैं। तो वो उसकी तलवों में भी उनके सोल होते हैं, उसमें भी घाव हो जाते हैं, तो उसकी दवा ज़रूर होनी चाहिए हर नाव पे, और दिया सलाई की डिबिया होनी चाहिए। बच्चों, अब मैंने आज मंगला पब्लिक स्कूल 89 मैंने इतना लेसन आपको पढ़ा दिया।
बाकी लेसन मैं आपको वीडियो सेकंड में आगे पढ़ाऊँगी। अभी तक मैंने बताया कि बाढ़ आई है, लोग बाढ़ के आगे बारे में बातें कर रहे हैं और किस तरीके से लेखक की मनोदशा है। वो कुछ लिखना भी चाह रहे हैं, लेकिन कभी वो उसको भी नकार देते हैं। कभी जो पकाही गाँव लोगों को बाढ़ की वजह से हो जाता है, पैरों की उँगलियाँ सड़ जाती है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसके आगे का लेसन मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगी। और बच्चों, मैं आपको PDF भेजूँगी लेखक परिचय का, शब्द अर्थ का, कुछ चीज़ों का, वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और बाकी का PDF मैं सेकंड पार्ट के साथ सेकंड वीडियो में भेजूँगी, वो आपको करना है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ अभी तक मैंने जो बाढ़ के बारे में जो चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मैंने इस लेक्चर में बाढ़ के बारे में बताया है कि लेखक ने जो बाढ़ की जो पटना शहर में आई थी उसका वर्णन किया है और किस तरीके से उनके मनोदशा है, इन सब का वर्णन किया है अभी तक मैंने। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।